नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना और मुगल वंश के दो शासकों के बारे में बताया था, बाबर एवं हुमायूं के बारे में। 1540 में आप देखेंगे कि पिछले लेक्चर में आपने सुना कि शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर स्वयं शासक बन गया था और 15 वर्षों तक भारत में मुगल वंश अनुपस्थित रहा। और मुगल वंश की अनुपस्थिति में ये 15 वर्ष सूर वंश ने शासन किया। शेर शाह द्वारा स्थापित वंश का नाम ही सूर वंश है। तो आज हम आपको सूर वंश और सूर वंश में विशेष रूप से शेर शाह के बारे में बताएंगे। हाँ, तो सूरवंश, अब सूरवंश का समय तो 1540 से 1555 ईस्वी रहा, ठीक है। ये यानी 15 वर्षों तक, ये 15 वर्ष वही हैं जिस बीच में हुमायूं का निर्वासन काल था और भारत में मुगल सत्ता अनुपस्थित रही। उसका लाभ उठा करके बीच में 15 वर्ष तक सूरवंश का शासन रहा। अब सूरवंश का संस्थापक, पहला शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक शेर शाह था, ठीक है। और शेर शाह का शासनकाल 1540 से 45 ईस्वी था, मात्र 5 वर्ष। यानी इन 15 वर्षों में 5 वर्ष तक शेर शाह ने शासन किया था, ठीक है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं सूरवंश के संस्थापक शेर शाह के बारे में। देखिए, शेर शाह, ये सूरवंश के जो शासक हुए ये वास्तव में अफगान थे। कौन थे? अफगान थे। और आपने देखा था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भी अफगानों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। बहलोल लोदी ने 1451 में, आप देखेंगे कि लोदी वंश की स्थापना की। 1526 तक ये वंश रहा और वो प्रथम अफगान वंश था। 1526 में अफगानों के लोदी वंश के शासन का अंत हो गया था। लेकिन फिर 1540 ईस्वी में अगर आप देखें, यानी मात्र 14 साल बाद ही पुनः अफगानों की सत्ता भारत में स्थापित होती है और इस दूसरे अफगान सत्ता का संस्थापक शेर शाह था। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि भारत में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रश्न ये आएगा कि द्वितीय अफगान वंश, तो द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन है? वो शेर शाह है, ठीक है। शेर शाह ने ही ये द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए इसको मत भूलिए। अब शेर शाह के जीवन काल के बारे में देखें। यद्यपि शेर शाह ने केवल 5 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसका 5 वर्ष का कार्यकाल, शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। और कुछ विद्वान तो इसे अकबर का अग्रगामी भी कह देते हैं, ठीक है। चलिए, शेर शाह के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर देखें तो शेर शाह का वास्तविक नाम या बचपन का नाम फरीद था, फरीद खान, ठीक है। तो ये इसका बचपन का नाम था और इसका जन्म 1472 ईस्वी में, आप देखेंगे कि नरनौल या बजवारा में हुआ था। ये स्थल है, ठीक है, नरनौल या बजवारा, पंजाब में। तो यहाँ इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम हसन था और ये लोदी शासनकाल में एक सेवक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इसके पिता कौन थे? हसन थे। अब हसन को आप देखेंगे कि बिहार में 3 गांव की जागीर प्राप्त थी और ये 3 गांव थे खवासपुर, सहसराम और हाजीपुर टांडा। ये हाजीपुर टांडा।
तो इसके पिता हसन जो है ये 3 गांव के जागीरदार थे। यानी इन 3 गांव से जो आमदनी होती थी वही इनके आय का स्रोत था, परिवार के भरण पोषण का वही एक जरिया था। तो खवासपुर, सहसराम और हाजीपुर टांडा, तो सहसराम यानी सासाराम जो बिहार में है, तो इन 3 गांव का इसके पिता 3 गांव के जागीरदार थे। बचपन में ही फरीद खां की माँ का देहांत हो गया। इसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, तो सौतेली माँ, सौतेले भाई थे। इसके कारण परिवार में एक कलह का माहौल था। और फिर आप देखेंगे कि 1494 ईस्वी में फरीद जो है पारिवारिक झगड़े से त्रस्त हो गया और अपने पिता हसन से भी इसका मनमुटाव हो गया। और उसी मनमुटाव के कारण 1494 में फरीद जौनपुर चला आया। इस समय जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, पूरब का सिराज कहा जाता है, यानी पूरब का सिरमौर कहलाता था जौनपुर। ठीक है, तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ फिर फरीद खां आता है जौनपुर। ठीक है, और यहीं रह करके उसने अरबी फारसी की शिक्षा ग्रहण की, अरबी फारसी का विद्वान बन गया। ठीक है, अब 3 साल बाद 1497 ईस्वी में आप देखेंगे कि जौनपुर के फौजदार के प्रयासों से फरीद खां उसके पिता हसन के बीच में समझौता हो गया, पिता पुत्र में समझौता हो गया। और 1497 में हसन ने अपने पुत्र फरीद खां को अपनी जागीर का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। तो ये फरीद खां जो है 1497 में अपने पिता की जागीर की देखभाल करने वाला नियुक्त हुआ, प्रबंधक नियुक्त हुआ। और इस पद पर यह 21 वर्षों तक कार्य किया। यानी 1497 से लेकर के 1518 ईस्वी तक आप देखेंगे कि फरीद अपने पिता के जागीर का प्रबंधक रहा, देखभाल करता रहा। ठीक है, तो ये था। अब 1520 ईस्वी में इसके पिता हसन की मृत्यु हो जाती है। तो 1520 ईस्वी ये हसन की मृत्यु का काल है। ठीक है, अब जब 1520 ईस्वी में हसन की मृत्यु हो गई और हसन का बड़ा पुत्र फरीद खां था, तो इसी कारण से आप देखेंगे कि 1520 में पिता की मृत्यु के बाद फरीद जो है अपने पिता की जागीर का मालिक बन गया, जागीरदार बन गया। ठीक है, यानी इन 3 गांव का जागीरदार। जब पिता की मृत्यु हो गई तो पिता की मृत्यु के बाद शाही फरमान के द्वारा हसन फरीद जो है अपने पिता की जागीर का स्वामी बना। अब जब पिता की जागीर का स्वामी फरीद बन गया तो इसके सौतेले भाइयों से झगड़े शुरू हो गए। अब इसकी प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई, शत्रुता बढ़ती गई। अब फरीद ने क्या किया कि अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इसे लगा कि कोई बड़ी शक्ति के संरक्षण में रहे, तो अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए फरीद ने क्या किया कि बिहार के सूबेदार, जो इस समय बिहार का स्वतंत्र शासक बन गया था, बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी, और यही महमूद शाह के नाम से स्वतंत्र रूप से बिहार में शासन करने लगा था। ठीक है, तो फरीद जो है अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली। बहार खां ने शीघ्र ही इसे अपने पुत्र जलाल खां का शिक्षक नियुक्त कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे लोहानी दरबार में फरीद का प्रभाव बढ़ने लगा। एक दिन क्या हुआ कि बहार खां लोहानी शिकार यात्रा पर गया था, साथ में फरीद भी था, और फरीद ने क्या किया कि शिकार यात्रा के दौरान एक शेर का वध कर दिया। और जब शेर का वध कर दिया तो बहार खां लोहानी ने
फरीद को शेर खां की उपाधि दे दी। अब यहीं से फरीद का नाम शेर खां पड़ गया। अब क्या हो गया? शेर खां। ठीक है, तो ये शेर खां की उपाधि फरीद को मिल गई। अब क्या हुआ कि शेर खां के विरुद्ध अब लोहानी दरबार में भी षड्यंत्र रचा जाने लगा। कारण ये था कि अभी लोहानी दरबार में ये नया आया था और उसके बावजूद दरबार में इसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। तो दरबार के जो पुराने सरदार थे वो इससे ईर्ष्या करने लगे और इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे, किसी तरह ये दरबार से बाहर जाए या इसका वध कर दिया जाए, इस तरह के षड्यंत्र रचने लगे। और जब इस षड्यंत्र की जानकारी शेर खां को मिली तो आप देखेंगे कि शेर खां को बिहार से भागना पड़ा। लोहानी सरदारों के षड्यंत्र से, दुर्व्यवहार से इसे बिहार से भागना पड़ा। और फिर आप देखेंगे कि ये जौनपुर के मुग़ल अधिकारी जुनैद बरलास के संपर्क में आया और इसी के सौजन्य से, इसी के माध्यम से शेर खां जो है वो बाबर की सेना में भर्ती हो गया। ठीक है, तो किसके माध्यम से? एक मुग़ल अधिकारी जो जौनपुर का प्रभारी मुग़ल अधिकारी था जुनैद बरलास, इसके सौजन्य से, इसके माध्यम से शेर खां बाबर की सेना में भर्ती हो गया। अब ये मुग़ल सैन्य तकनीक से भी परिचित हुआ, मुग़ल युद्ध तकनीक से भी परिचित हो गया। और फिर आप देखेंगे कि बाबर की सेना में रहते हुए शेर खां जो है 1528 में जो चंदेरी का युद्ध हुआ, तो बाबर का ने जो है चंदेरी का युद्ध लड़ा था 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध, कल हमने बताया था। और उसी युद्ध में शेर खां बाबर की तरफ से भाग लिया। तो बाबर की तरफ से एकमात्र युद्ध चंदेरी का ही युद्ध है जिसमें शेर खां ने भाग लिया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरफ से आप देखेंगे कि ये शेर खां मुग़ल सेना में भर्ती होकर मुग़लों की सैन्य तकनीक से को भी सीखा, परिचित हो गया। अब 1528 में इस युद्ध के बाद जब बहार खां लोहानी को ये पता चला कि शेर खां के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया, तो बहार खां लोहानी ने शेर खां को पुनः आमंत्रित किया और 1528 में शेर खां पुनः जो है बिहार चला गया। बाबर की सेना से निकल करके बहार खां लोहानी की सेवा में पुनः पहुंच जाता है। 1528 में ही बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु के बाद बहार खां लोहानी का अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां बिहार का सूबेदार बना, यानी शासक बना। ठीक है, और बहार खां की पत्नी डूडू बीबी जो जलाल खां की माँ थी, ये इसकी संरक्षिका बनी। अब जब जलाल खां चूँकि कम उम्र का था, उसकी माँ इसकी संरक्षिका बनी, तो इसी समय शेर खां को बिहार का उप सूबेदार का पद दे दिया गया। ठीक है, और तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बिहार का उप सूबेदार बन गया। 1529 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से युद्ध किया और नुसरत शाह को युद्ध में पराजित कर आप देखेंगे कि इसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। तो शेर शाह की ये उपाधि भी याद रखिए, किस उपलक्ष्य में? बंगाल के शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। अब आगे अगर देखें तो 1530 ईस्वी में जलाल खां की जो संरक्षिका और माँ थी डूडू बीबी, इनकी भी मृत्यु हो गई। डूडू बीबी क्या हो गई? मृत्यु। परिणाम क्या हुआ कि अब शेर खां ही जलाल खां का
संरक्षक यानी प्रतिशासक बन गया, यानी उसके नाम पर शासन करने लगा। और यहाँ शेर खां बिहार का वास्तविक शासक बन गया, वास्तविक सत्ता शेर खां के हाथों में आ जाती है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब बिहार के वास्तविक शासक के रूप में आप देखेंगे कि इसने चुनार का किला प्राप्त किया। अब चुनार का किला इसने कैसे प्राप्त किया? चुनार के किले का जो किलेदार था ताज खां, इसकी मृत्यु हो गई थी। ताज खां की विधवा लाड मलिका थी। तो शेर खां ने क्या किया कि ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर लिया, और जब इससे विवाह किया तो चुनार का किला शेर खां को प्राप्त हुआ। वास्तव में इस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण मैं जानकारी दूं कि जो अफगानों की सामाजिक परंपरा थी, और उस सामाजिक परंपरा में अगर आप देखेंगे तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी उत्तराधिकारी, अगर पुत्र नहीं है तो पत्नी उत्तराधिकारी हो जाती थी। और उस आधार पर चुनार का किला जब लाड मलिका के अधिकार में आया तो शेर खां ने लाड मलिका से विवाह कर लिया और चुनार का किला प्राप्त किया। एक पॉइंट यहाँ पर और आपको बता दें कि शेर खां वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति में वृद्धि की, ठीक है। तो उसकी शक्ति बढ़ाने में उसके वैवाहिक संबंध भी महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आगे अगर देखें तो 1533 ईस्वी में लोहानी सरदारों ने क्या किया? बिहार के लोहानी सरदार ये जलाल खां को अपने नियंत्रण में ले लिया, और जलाल खां को नियंत्रण में ले करके बंगाल भाग गए, और बंगाल के शासक की मदद से शेर खां पर आक्रमण कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध हुआ, और ये जो सूरजगढ़ का युद्ध हुआ ये शेर खां एवं लोहानी सरदारों के बीच में हुआ था, और इन लोहानी सरदारों को मदद बंगाल के शासक ने किया था, ठीक है। इस युद्ध में शेर खां ने लोहानी सरदारों को, बंगाल की सेना को पराजित कर किया, और अब बिहार का स्वतंत्र शासक बन गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शेर शाह किस तरह से एक छोटे से 3 गांव के जागीरदार के रूप में रहा, और छोटे से पद से निकल करके संघर्ष करके बहुत आगे बढ़ गया, सत्ता तक पहुंच गया, शासक के पद तक पहुंच गया। आगे अगर आप देखें तो शेर खां ने 1537 में बंगाल विजय की, कल मैंने बताया था। बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को पराजित कर इसने जो है गयासुद्दीन महमूद शाह को पराजित कर इसने वहाँ से धन आदि लूट करके वापस बिहार आया था। फिर आगे 1539 में कल मैंने बताया चौसा का युद्ध, कल ही बताया था। तो चौसा के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया, मुगल बादशाह को पराजित किया, और हुमायूं को पराजित करके शेर शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। फिर आप देखेंगे 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, और कन्नौज का युद्ध में भी इसने हुमायूं को पराजित किया, और हुमायूं को पराजित करके हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया। तो ये फरीद से शेर शाह बनने की बीच, मतलब फरीद के संघर्ष की कहानी थी, ठीक। किस तरह से संघर्ष करके एक जागीरदार के पद से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान का सुल्तान बना। तो ये हमने आपको शेर शाह के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया, चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। अब शेर शाह 1540 में शासक बन गया, दिल्ली को इसने राजधानी बनाई। शेर शाह ने कहाँ से शासन किया? दिल्ली से, ठीक है। तो दिल्ली को इसने राजधानी बनाई और यहीं से शासन करना
प्रारंभ किया। शासक बनने के बाद सबसे पहले इसने साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया, क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था, तो इसलिए शासक बनने के बाद इसने अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया। शासक बनने के बाद इसकी पहली विजय अगर देखा जाए तो पश्चिमोत्तर भारत की विजय है। पश्चिमोत्तर भारत की विजय, ठीक है। इसी को गख्खर प्रदेश की विजय कहा जाता है। गख्खर प्रदेश की विजय, ठीक है, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में गख्खर नामक जनजाति रहती थी और इन्हीं जनजातियों को इसने पराजित कर इनके क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। तो पश्चिमोत्तर भारत की विजय 1541, ठीक है। अब पश्चिमोत्तर भारत में गख्खर नामक जनजाति रहती थी और ये जो गख्खर नामक जनजाति थी ये वास्तव में मुगलों के प्रति वफादार थी। किसके प्रति? मुगलों के प्रति, ठीक है, ये वफादार थी। तो ऐसे में शेर शाह को लगा कि मुगल पुनः जो है गख्खरों की सहायता से भारत में आ सकते हैं, तो ऐसा किया जाए कि गख्खर जनजाति की शक्ति को समाप्त किया जाए। 1541 में शेर शाह ने गख्खर या पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और गख्खरों को पराजित कर उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया, ठीक है। अब ये शक्तिहीन हो गए। इतना ही नहीं, गख्खरों पर नियंत्रण रखने के लिए कि फिर से ये सिर ना उठा सके, शेर शाह ने पश्चिमोत्तर में रोहतासगढ़ में एक मजबूत किले का निर्माण कराया और यहाँ एक विशाल सेना भी रख दिया। तो ये शेर शाह की पहली विजय हमने आपको बताई। इसके बाद आप देखेंगे कि बंगाल विद्रोह का दमन, बंगाल विद्रोह का दमन, यह भी 1541 की घटना है। अब देखिए, बंगाल का सूबेदार खिज्र खां था, ठीक है, यह बंगाल का सूबेदार था। 1541 में खिज्र खां ने विद्रोह कर दिया, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। शेर शाह स्वयं बंगाल अभियान किया और खिज्र खां को पराजित कर बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया और इस तरह से बंगाल को जीत करके आप देखेंगे कि अपने साम्राज्य में मिला लिया। एक तो ये बंगाल विजय हो गई, ये तो उपलब्धि हो गई। अब बंगाल में फिर से दोबारा कभी विद्रोह ना हो तो भावी विद्रोह की संभावना को समाप्त करने के लिए शेर शाह ने क्या किया कि बंगाल में एक नया शासन तंत्र लागू किया, एक नई व्यवस्था, एक नया प्रशासन तंत्र जो है लागू किया। अब वो नया प्रशासन तंत्र क्या था वो आप सुनिए। इसने क्या किया कि पूरे बंगाल प्रांत को 19 जिलों में, जिले को सरकार कहा जाता था, ठीक है। मध्यकाल में जिले के लिए क्या शब्द प्रयुक्त हुआ? सरकार। सरकार का मतलब जिला। तो इसने पूरे बंगाल को 19 सरकारों में विभक्त किया, यानी 19 जिलों में बांट दिया और प्रत्येक जिले की देखभाल के लिए सिकदारान नामक अधिकारी की नियुक्ति की और हर जिले में एक सिकदारान की नियुक्ति की गई जो अपने जिले की कानून व्यवस्था देखेगा, ठीक है। और ये सारे सिकदारान सीधे सुल्तान के अधीन होंगे, अपने कार्यों के लिए सीधे सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होंगे। और दूसरी तरफ बंगाल में सूबेदार का पद समाप्त कर दिया गया, यानी अब बंगाल में कोई सूबेदार नहीं होगा बल्कि सुल्तान के नियंत्रण में पूरे बंगाल में 19 सिकदारान शासन की देखभाल करेंगे। तो ये काम किया और उद्देश्य क्या था कि भविष्य में बंगाल में कभी विद्रोह ना हो, ठीक है। तो ये काम इसने बंगाल में किया था। इसके बाद मालवा विजय।
मालवा विजय अगर देखें तो ये 1542 में हुआ। अब मालवा का शासक इस समय मल्लू खां था, जो कादिर शाह की उपाधि के साथ शासन कर रहा था। तो मल्लू खां का ही नाम कादिर शाह, जब शासक बना तो कादिर शाह की उपाधि धारण की। अब 1542 में शेर शाह मालवा पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक मल्लू खां अपनी राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैनी में आप देखेंगे कि शेर शाह से युद्ध करने के बजाय इसने शेर शाह का स्वागत किया और मालवा जो है शेर शाह को सौंप दिया। इस तरह से आप देखेंगे कि बिना किसी युद्ध के ही मालवा शेर शाह को प्राप्त हो गया। अब मालवा विजय के बाद फिर आप देखेंगे कि रायसेन विजय, इसे रायसीन भी बोलते हैं, रायसेन या रायसीन विजय, ठीक है, 1544 1543। अब मध्य प्रदेश में ये रायसेन रियासत थी। रायसेन का शासक पूरनमल चौहान था, पूरनमल चौहान, ठीक है, ये था। शेरशाह ने इस पर अपने राज्य की मुस्लिम जनता पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और आक्रमण कर दिया। अब रायसेन का मजबूत किला था। कई महीने के घेरे के बाद जब किला नहीं जीत पाया तो इसने संदेश भेजा कि पूरनमल चौहान उससे मिले, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। और पूरनमल चौहान जब इससे मिला तो इसे बंदी बना लिया गया और इसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया। यहाँ शेरशाह ने पूरनमल चौहान के साथ धोखा किया, ठीक है, चालाकी और धोखा से रायसेन के किले को जीत लिया, रायसेन पर अधिकार हो गया। और चूंकि धोखे से इसने धोखा दे करके ये विजय की थी, इसलिए रायसेन विजय जो है वो शेरशाह के जीवन का कलंक माना जाता है। क्या माना जाता है? शेरशाह के जीवन का कलंक। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि शेरशाह की किस विजय को उसके जीवन का कलंक माना जाता है? वो रायसेन विजय थी, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप देखेंगे कि मारवाड़ अभियान, मारवाड़ अभियान 1544। इस समय मारवाड़ का शासक मालदेव था, राजपूतों का शासन था। मारवाड़ राजस्थान में है, तो यहाँ का शासक मालदेव था। जब शेरशाह मारवाड़ पहुँचा तो यहाँ के सुदृढ़ किले को देखकर उसे लगा कि शक्ति के बल पर इसे जीतना कठिन है, यहाँ भी चालाकी का सहारा लिया जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी शेरशाह ने शौर्य के स्थान पर, शौर्य वीरता के स्थान पर चालाकी का सहारा लिया और राजपूत सरदारों में फूट डाल करके उसने मारवाड़ के किले को जीत लिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मारवाड़ पर भी अधिकार। मारवाड़ अभियान के समय में ही शेरशाह ने एक वाक्य कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने प्रायः संपूर्ण हिंदुस्तान खो चुका था। मुट्ठी भर बाजरा यानी मारवाड़, यानी राजपूतों से इतना भीषण युद्ध करना पड़ा। विजय तो मिल गई, अधिकार भी हो गया, लेकिन उसको लगा कि अगर कुछ भी हो जाता तो मेरा हिंदुस्तान मेरे हाथ से निकल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये जो वाक्य है एक तरह से राजपूतों की वीरता को श्रद्धांजलि है। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने लगभग संपूर्ण हिंदुस्तान खो चुका था। तो ये शेरशाह का स्टेटमेंट है। इसके अंतिम विजय कालिंजर विजय है, कालिंजर अभियान 1544-45। 44 में अभियान हुआ, 45 में अभियान समाप्त हुआ। तो ये इसका अंतिम अभियान था। कालिंजर का शासक कीर्तिराज था, कीर्तिराज सिंह, इसी को कीरत सिंह भी कहा जाता है। और 1544 में शेरशाह ने कालिंजर किले पर आक्रमण किया। 7 महीने तक आप देखेंगे कि किले का घेरा पड़ा रहा, लेकिन किले को शेरशाह जीत नहीं सका। अंत में मई 1545, 22 मई 1545 को शेरशाह ने
गोला बारूद से किले की दीवार तोड़ने का आदेश दे दिया और फिर कालिंजर के किले की दीवार को गोले बारूद से ध्वस्त किया जाने लगा। उसी समय गोला बारूद से शेरशाह भी गंभीर रूप से घायल हो गया और अंततः उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी मृत्यु से पहले कालिंजर किले को जीत लेने की खबर उसे दे दी गई। तो कालिंजर अभियान ही शेरशाह का काल भी बना। कौन सा अभियान शेरशाह का काल बना? कालिंजर अभियान। यही कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये शेरशाह का हमने साम्राज्य विस्तार बताया। अब शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों के बारे में देखते हैं, लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में देखते हैं। देखिए, शेरशाह अफगान था, लेकिन इसने तुर्कों के राजत्व सिद्धांत को भी ग्रहण किया और इसका राजत्व सिद्धांत, तुर्की राजत्व सिद्धांत और अफगान राजत्व सिद्धांत दोनों का मिला जुला रूप था। ठीक है, ये एक निरंकुश शासक था और राज्य की सारी सत्ता अपने हाथों में ले रखी थी। इसके प्रशासन का स्वरूप बिल्कुल तुर्की सुल्तानों के आधार पर निर्मित था। जो तुर्की सुल्तानों के समय पदाधिकारी थे, वही पदाधिकारी इसके समय में भी थे। ठीक है, अब शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों में जो सबसे बड़ा सुधार है वो है भू राजस्व व्यवस्था में, भूमि व्यवस्था में सुधार। तो शेरशाह के सुधारों में ये सबसे बड़ा सुधार भूमि व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था में सुधार। ठीक है, अब देखिए, मध्यकाल में अगर देखा जाए तो शेरशाह से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि व्यवस्था में सुधार किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के भूमि व्यवस्था में सुधार का उद्देश्य केवल राजकीय आमदनी में वृद्धि करना था। ठीक, यह मैंने बताया भी था। लेकिन जब शेरशाह शासक बना तो इसकी भूमि व्यवस्था में सुधार के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य अगर देखा जाए तो पहला उद्देश्य तो यह है कि किसानों के हितों की सुरक्षा। ये देखिए, एक नया उद्देश्य जुड़ा और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा, राजकीय आय में वृद्धि। तो शेरशाह के भूमि व्यवस्था में सुधार के दो उद्देश्य थे। अलाउद्दीन खिलजी का केवल राजकीय आय में वृद्धि करना ही उद्देश्य था, लेकिन इसका एक और उद्देश्य हो गया किसानों के हितों की सुरक्षा करना। महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, अगर सुधार क्या किया ये अगर देखें तो देखिए, शेरशाह ने गजे सिकंदरी के माध्यम से रस्सी की जरीब से, रस्सी के माध्यम से भूमि की नाप कराई। तो नाप का आधार क्या बनाया? गजे सिकंदरी। ठीक, ये गजे सिकंदरी के माध्यम से इसने नाप कराई। अब नाप कराने के बाद इसने कृषि योग्य जो भूमि थी, भूमि को उपज के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित कर दिया: उत्तम, मध्यम और निम्न। तो इसने कृषि योग्य भूमि को उपज के आधार पर उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न श्रेणी की भूमि, ये 3 श्रेणियों में बांट दिया। जिस भूमि पर सबसे ज़्यादा उपज होती थी उत्तम भूमि, उससे कम उपज वाली मध्यम भूमि और सबसे कम उपज वाली भूमि को निम्न श्रेणी की भूमि कहा गया। ठीक है, अब इसने क्या किया कि उत्तम, मध्यम और निम्न, इन तीनों भूमि का जो उपज थे उसका औसत उपज का निर्धारण किया। औसत उपज आप समझ गए होंगे। मान लिया
उत्तम भूमि में 1 बीघा में भी 4 कुंटल पैदा हुआ, 1 बीघा। मध्यम भूमि में उसी 1 बीघा में 3 कुंटल पैदा हुआ, और निम्न श्रेणी के भूमि में 1 बीघा में 2 कुंटल। ठीक है भाई, उत्तम में ज़्यादा पैदा होगा, मध्य में उससे कम और निम्न में सबसे कम। अब ये 1-1 बीघा के प्लाट थे, और तीनों का अगर औसत निकालना है तो पहले कितने कुंटल उपज हुई, 4 3 7 2 9 कुंटल, और कितने बीघे में, 3 बीघे में, तो भागे 3, 3 त्रिका 9, यानी प्रति बीघा औसत उपज क्या हो गया, 3 कुंटल। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये नहीं समझिए कि उस काल में इतना ही पैदा होता था, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से औसत उपज तीनों की निकाल ली गई, और औसत उपज के आधार पर आप देखेंगे कि औसत उपज का 1/, पहले तो 1/3 भाग, हाँ 1/3 भाग खिराज यानी भू राजस्व निर्धारित किया, लगान निर्धारित किया। तो उपज का 1/3 भाग ये खिराज, खिराज क्या है, किसानों से लिया जाने वाला लगान, कितना निर्धारित किया। अब नाप के आधार पर भूमि का वर्गीकरण करके औसत उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारण की जो पद्धति है, इसी को जाप्ती पद्धति कहते हैं। तो ये शेरशाह की भू राजस्व निर्धारण की पद्धति क्या कहलाई, जाप्ती पद्धति। अब जाप्ती पद्धति में क्या किया गया, पहले गजे सिकंदरी के माध्यम से भूमि की नाप की गई। नंबर 2, भूमि को उपज के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया। नंबर 3, तीनों श्रेणी को भूमि का औसत उपज निकाल करके उसका 3 भाग भू राजस्व या लगान या खिराज निर्धारित किया गया। इसी पद्धति को क्या कहते हैं, जाप्ती पद्धति। तो शेरशाह की ये जाप्ती पद्धति हमने आपको बताई। तो ये सुधार हुआ, एक सुधार। अब दूसरी चीज अगर आप देखें तो शेरशाह के समय में किसानों से जो लगान लिया जाता था वो अनाज के रूप में भी यानी उपज के रूप में भी लिया जाता था और नकद भी लिया जाता था। ठीक है, शेरशाह ने नकद कर लेने के लिए आप देखेंगे कि अनाजों की मूल्य सूची तैयार की। अनाजों की क्या तैयार कराई, मूल्य सूची, क्योंकि बिना अनाजों की मूल्य सूची के आप नकद कर नहीं ले सकते। तो शेरशाह ने नकद कर वसूली के लिए अनाजों की मूल्य सूची तैयार कराई, जिसे रई के नाम से जाना जाता है। अब रई क्या है, इस पे प्रश्न आ जाएगा। रई से क्या तात्पर्य है, अनाजों की मूल्य सूची किसने तैयार कराई, शेरशाह ने। तो एक ये भी सुधार। तीसरी चीज अगर आप देखें तो शेरशाह ने किसानों से खिराज नामक यानी भू राजस्व लगान तो लिया उपज का 1/3, ये आपको हमने बताई, लेकिन इस खिराज के साथ साथ कुछ अन्य कर भी वो किसानों से लेता था। अन्य करों में अगर देखा जाए तो एक था जरीबाना, ये शेरशाह ने किसानों से वसूल किया। अब ये जरीबाना क्या है, वास्तव में जब शेरशाह भूमि की नाप करवाता था, भूमि का सर्वेक्षण कराता था, तो ये सर्वेक्षण कर था, भूमि की नाप के लिए लिया जाने वाला कर था, और ये उपज का 2.5% होता था, 2.5 उपज का 2.5% जो है ये जरीबाना लिया जाता था। इसी तरह एक और किसानों से कर लिया जाता था महासीलाना। ये क्या है, ये जो कर वसूली के लिए अधिकारी होते थे, कर वसूल करने वाले, उनके लिए लिया जाता था। ठीक है, ये कर संग्रहकर्ताओं के लिए लिया जाने वाला कर था महासीलाना, और ये उपज का 5% होता था। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें खिराज के साथ साथ जरीबाना, महासीलाना
भी लिया जाता था। इसके समय में जजिया कर भी चलता रहा, शेर शाह हिंदुओं पर जजिया कर भी लेता रहा। ठीक है, तो ये शेर शाह के समय के कुछ कर के बारे में हमने बताया। और सुधार अगर देखें तो शेर शाह ने किसानों के हितों को ध्यान में रख करके किसानों को भूमि का स्वामी बनाया, और इसके लिए इसने क्या किया, किसानों को पट्टा देने की व्यवस्था की। क्या दिया? पट्टा। तो शेर शाह यानी राज्य की तरफ से किसानों को पट्टा दिया गया, और उस पट्टे में भूमि, भाई किसान का नाम कि ये भूमि का मालिक है, कितनी भूमि है, कितनी उत्तम किस्म की है, कितनी मध्यम, कितना निम्न किस्म का, औसत उपज क्या है, और कितना लगान देना है, ये सब पट्टा पर लिखा होता था। ठीक है। दूसरी चीज़, किसानों को इसने पट्टा तो दे दिया, अब जब किसानों को पट्टा दे दिया तो किसानों से इसने स्वीकृति भी ली कि हाँ हमारे पास इतनी ज़मीन है, हम इतना कर देंगे, और उस स्वीकृति पत्र को कबूलियत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कबूलियत। तो पट्टा दिया किसानों को, किसानों से स्वीकृत पत्र यानी कबूलियत लिया। तो ये व्यवस्था किसने की थी? शेर शाह ने, पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था। वास्तव में पट्टा और कबूलियत को हम राज्य और किसान के बीच एक समझौता कह सकते हैं कि ये राज्य और किसान के बीच एक समझौता था। ठीक है, और इसके माध्यम से शेर शाह ने किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया। ठीक, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जब भी अकाल पड़ता था, कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, या सेना द्वारा, सैनिकों द्वारा कभी फसल नष्ट हो जाती थी, तो शेर शाह किसानों का कर माफ़ कर देता था। तो ये भी किसानों के हित में। और फिर आप देखेंगे कि किसानों के लिए तकाबी की भी व्यवस्था करता था। तकाबी कहते हैं कृषि ऋण को। ठीक है, तो कभी अगर अकाल वगैरह प्राकृतिक आपदा हुई तो किसानों को जो है ये तकाबी या कृषि ऋण देता था, जिससे कि किसान पुनः कृषि कर सके। राजस्व अधिकारियों पर शेर शाह ने कठोर नियंत्रण स्थापित किया। कोई भी राजस्व अधिकारी अगर किसान का शोषण करता था तो उसे कठोर सजा दी जाती थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शेर शाह की जो भूमि व्यवस्था थी वो किसानों के हित में थी, किसानों के हितों को भी संरक्षण दिया और राज्य की आमदनी में भी वृद्धि की। ठीक है, तो ये शेर शाह के सुधारों में अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख सुधार था शेर शाह का। इसके अतिरिक्त सैन्य व्यवस्था में सुधार किया इसने। अब सैन्य व्यवस्था में क्या सुधार किया? देखिए, सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए, सेना में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इसने, आप देखेंगे, सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था की, सेना का हुलिया रखने की व्यवस्था की, और घोड़ों को दागने की व्यवस्था की। दाग प्रथा, ठीक है। ये तो यद्यपि सल्तनत काल में अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था में ये सुधार किए थे, और इसने अलाउद्दीन खिलजी की ही सैन्य सुधारों को पुनः लागू कर दिया, और इससे जो है सेना का मनोबल भी बढ़ा, सेना में अनुशासन कायम हुआ, और सेना में भ्रष्टाचार भी दूर हुआ। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि न्याय व्यवस्था पर बल दिया इसने। एक निरंकुश शासक होते हुए भी प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए इसने न्याय व्यवस्था पर बल दिया कि न्याय के माध्यम से हम प्रजा का हित कर सकते हैं, प्रजा का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था में इसने बल दिया। तो न्याय व्यवस्था पर इसने बल दिया। अब इसने न्याय को जो है शासक का सर्वोच्च दायित्व बताया कि ये न्याय का
न्याय करना शासक का सबसे बड़ा दायित्व है। और फिर आप देखेंगे कि ये बिना किसी भेदभाव के ये न्याय का कार्य करता था। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित हो सके, इसके लिए इसने क्या किया कि क्षेत्रीय उत्तरदायित्व की अवधारणा लागू की। क्षेत्रीय उत्तरदायित्व की अवधारणा, ये क्षेत्रीय उत्तरदायित्व की अवधारणा क्या है? वास्तव में क्षेत्रीय उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के जमींदार या गांव के मुखिया को यह उत्तरदायित्व दिया गया कि आपके क्षेत्र में कोई अपराध होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं और अपराधी को आप पकड़ेंगे। अगर चोरी होती है तो चोर को पकड़ेंगे, अगर हत्या होती है तो हत्या करने वाले को पकड़ेंगे, अगर आप नहीं पकड़ सके तो इसका दंड भी आपको मिलेगा। और इस तरह से क्षेत्रीय उत्तरदायित्व की अवधारणा के कारण शेर शाह के पूरे साम्राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित हो गई और चोरी, लूट, हत्या जैसी चीज़ें समाप्त हो गई। इसके शासनकाल में ये कहा जाता है कि एक वृद्ध महिला भी सोने की टोकरी लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रात में भी कहीं जा सकती थी। इस तरह की इसने व्यवस्था लागू की थी। तो न्याय व्यवस्था पर भी इसने बल दिया था। अब इसके अन्य कार्यों में अगर देखा जाए तो अन्य कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य सड़कों का निर्माण है। यह भी जनता की सुविधा के लिए, सेना का संचालन में तेजी आए, व्यापार में प्रगति हो, जनता को लाभ मिले, इसके लिए सड़कों का निर्माण आवश्यक समझा जाता है। शेर शाह ने अपने 5 वर्ष के शासनकाल में सड़कों का जाल बिछा दिया, तो सड़कों के निर्माण के लिए भी ये जाना जाता है। आप देखेंगे कि इसके समय में बनी सबसे महत्वपूर्ण सड़क अब वो बंगाल में सोनार गांव से लेकर के पंजाब में अटक तक, यानी पूरब में बंगाल में सोनार गांव से जो प्रारंभ होती थी पंजाब में अटक तक जाती थी। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो कलकत्ता से लेकर के लाहौर तक इसने जो है एक बड़ी सड़क का निर्माण कराया। ठीक है, और ये उस समय सड़के आजम के नाम से जानी जाती थी, सड़क ए आजम। तो सड़के आजम प्रधान सड़क आप कहेंगे इसे। ठीक है, और यही सड़क आज जीटी रोड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये एक महत्वपूर्ण सड़क का इसने निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त इसने आप देखेंगे कि आगरा से लेकर के चित्तौड़ तक पूरा राजपूताना को जोड़ती थी। इसी तरह इसने लाहौर से लेकर के मुल्तान तक पश्चिमोत्तर भारत को जोड़ दिया। आगरा से लेकर के बुरहानपुर तक आप देखेंगे दक्षिण भारत को जोड़ दिया। तो इस तरह से ये प्रमुख सड़कों का इसने निर्माण कराया और बाकी जो शहर थे एक दूसरे से जोड़े गए। तो इस तरह से इसके समय में व्यापक रूप में सड़कों का निर्माण किया गया। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि सरायों का निर्माण, सरायों का निर्माण। सराय क्या है? यात्रियों के विश्राम स्थल। यात्री थक गया है, विश्राम करना है तो सराय में रुक करके, रात्र हो गई है, रात्रि विश्राम करे, दोपहर में विश्राम करे। तो ये सड़कों के किनारे जो है यात्रियों के लिए जो विश्राम स्थल बनाए गए, व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल बनाए गए, उन्हीं को सराय कहा जाता था। शेर शाह ने 2-2 कोस की दूरी पर 1700 यानी 1700 सरायों का निर्माण कराया। प्रत्येक सराय में 2 सुरक्षाकर्मी रखे गए जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा हो सके, व्यापारियों की सुरक्षा हो सके। यही सराय डाक चौकी का भी काम करते थे। ठीक है, आगे चल कर के यही सराय विकसित होकर के कस्बे और नगर का रूप ले लिए। तो सरायों के निर्माण में भी इसकी भूमिका रही। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि गरीबों, असहायों के लिए पेंशन की व्यवस्था,
तो शेर शाह ने गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था भी किया, गरीबों के लिए भोजन उपलब्ध हो, लंगर की व्यवस्था की। तो जनता के कल्याण के लिए भी इसने अनेकों कार्य किए। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो इसका एक महत्वपूर्ण कार्य मुद्रा के क्षेत्र में है। मुद्रा व्यवस्था में इसने सुधार किया। शेर शाह ने जितनी पुरानी मुद्राएं थी, पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके, जो मिश्रित धातु की थी उन मुद्राओं को समाप्त करके आप देखेंगे कि इसने शुद्ध धातु के सिक्के प्रचलित किए। अनेक टकसालों का निर्माण कराया। इसने सोने से बनी अशरफ नामक मुद्रा का प्रचलन किया। इसने चांदी से बनी रुपया नामक मुद्रा का प्रचलन किया और तांबे का बना हुआ दाम नामक मुद्रा का प्रचलन किया। अशरफ, रुपया, दाम। अशरफ सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा को रुपया कहा जाता था, तांबे की मुद्रा को दाम। अब ये जो रुपया शब्द प्रचलित हुआ, आज भी आप देखेंगे कि भारतवर्ष में रुपया चलता है, तो रुपया का प्रचलन का श्रेय शेर शाह को जाता। पहली बार ये रुपया नामक मुद्रा किसने प्रचलित की थी? शेर शाह। किस चीज़ की मुद्रा थी? चांदी की। याद रखिएगा, क्योंकि आधुनिक मुद्रा प्रणाली का आधार भी शेर शाह की मुद्रा बनी। ठीक, तो मुद्रा के क्षेत्र में, मुद्रा व्यवस्था में व्यापक सुधार किया। इसकी मुद्राओं में अरबी भाषा में लेख होते थे, सुल्तान का नाम, टकसाल का नाम, और कुछ मुद्राओं में तो देवनागरी लिपि में भी लेख लिखे गए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मुद्रा के क्षेत्र में भी इसने व्यापक सुधार किए। अब अंत में अगर आप देखें तो शेर शाह का स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी व्यापक कार्य रहे। इसने अनेक किलों का निर्माण कराया, मदरसे बनवाए, मस्जिदें बनवाई। लेकिन इसके स्थापत्य कला में दो चीज़ें। पहली चीज़ तो शेर शाह का मकबरा, ये महत्वपूर्ण है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार में सासाराम। तो शेर शाह ने स्वयं अपना मकबरा बिहार में सासाराम में बनवाया था और स्थापत्य कला का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसमें अगर आप देखें तो ये मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है, बिल्कुल डमरू के आकार में बना हुआ है। ठीक है, और बहुत सुंदर। इसमें हिंदू स्थापत्य कला और इस्लामी स्थापत्य कला दोनों का सम्मिश्रण है। तो कला का उत्कृष्ट उदाहरण है शेर शाह का मकबरा। दूसरी चीज़, आज जो बिहार में पटना है, तो पटना नगर, आधुनिक पटना नगर का संस्थापक भी शेर शाह। पटना नगर को इसी ने बसाया है, शेर शाह ने। ठीक है, तो एक सासाराम में स्वयं का मकबरा बनवाया, पटना शहर बसाया और बाकी किले बनवाए, मस्जिद बनाए, मदरसे बनवाए। तो इस तरह से शेर शाह का ये 5 वर्ष का जो काल था, उपलब्धियों से भरा हुआ काल था। तो ये हमने आपको शेर शाह के बारे में बताया। 1545 में एक दुर्घटना में शेर शाह की मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसका पुत्र इस्लाम शाह ये दिल्ली का सुल्तान बना 1545 से 53 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह बना। इस्लाम शाह ने शेर शाह की ही व्यवस्था को फॉलो किया। थोड़ा सा परिवर्तन ये किया कि शेर शाह ने 2-2 कोस की दूरी पर सराय बनवाई थी, इसने 1-1 कोस की दूरी पर सराय बनवा दी। हर 2 सराय के बीच में एक सराय और बनवा दिया और प्रत्येक सराय में इसने मुफ्त लंगर की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की। तो ये परिवर्तन इस्लाम शाह ने किया। अब 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर अफगानों में अव्यवस्था फैल गई। आप देखेंगे कि इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र फिरोज शाह जो है 12 वर्षीय पुत्र था, ये सुल्तान बना। लेकिन कुछ ही दिन बाद, 3 दिन बाद इसके मामा मुबरिज खां ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं मोहम्मद आदिल शाह के नाम से सुल्तान बन गया। ठीक है,
यही मुबरिज खां मोहम्मद आदिल शाह के नाम से क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। अब जिस समय मोहम्मद आदिल शाह सुल्तान बना तो आप देखेंगे कि इसका एक चचेरा भाई था इब्राहिम सूर, इब्राहिम खां सूर। इसने क्या किया कि मोहम्मद आदिल शाह को दिल्ली से निष्कासित कर दिया। मोहम्मद आदिल शाह भाग के जौनपुर चला आया और इब्राहिम खां सूर ने आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है। और फिर इसी समय आप देखेंगे कि शेर शाह का भतीजा था सिकंदर सूर। इसने क्या किया, सिकंदर सूर ने, इसने इब्राहिम खां सूर को जो है दिल्ली से निष्कासित करके दिल्ली पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से, और फिर 1555 ईस्वी में आप देखेंगे कि हुमायूं ने सिकंदर सूर को सरहिंद के युद्ध में पराजित करके पुनः दिल्ली पर अधिकार किया और सूर वंश का अंत कर दिया। तो ये 15 वर्ष का शासनकाल था सूर वंश का। इसमें शेरशाही महत्वपूर्ण है, आपको शेरशाही पढ़ना है, उसकी उपलब्धियों को, उसके सुधारों को आप देखेंगे। बहुत क्रमबद्ध तरीके से मैंने उसके प्रारंभिक जीवन और उपलब्धियों को बताया, उसके विजयों को बताया, उसके सुधारों को बताया। इन चीज़ों को पढ़ेंगे, बिल्कुल आप सरलता से शेरशाह के बिंदुओं को याद कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक आपको पढ़ाएंगे। शेरशाह का टॉपिक ख़त्म हुआ। ठीक है, कल हम पुनः मुग़ल काल पे आ जाएंगे। हुमायूं के बाद आप देखेंगे कि अकबर शासक बना। तो कल का जो टॉपिक होगा मुग़ल साम्राज्य में अकबर की उपलब्धियां, अकबर के बारे में कल बताएंगे। धन्यवाद।